एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर हमारा जो चैप्टर चला हुआ है 14 उसके बारे में। तो भाई इन्वायरमेंट के बारे में इतनी सारी चीजें दी गई हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 14 के अंदर। इसमें हमारी आ जाती है, कल हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर वाटर के बारे में, सोर्सेज के बारे में सब कुछ जाना था। आज हम जानेंगे इम्प्योरिटीज इन वाटर, कि भाई हमारा जो पानी होता है उनके उसके अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है। ठीक है, तो भाई अशुद्धियों में अगर हम देखते हैं तो इसमें वाटर इज नेवर प्योर इन ए केमिकल सेंसेस ऑफ द कंटेन वेरियस काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज, दीज आर बिलो। तो इसमें हम देखें केमिकल सेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यानी कि रासायनिक दृष्टि से अगर हम देखें कि पानी जो है वो कभी भी शुद्ध नहीं होता। ठीक है, यानी कि पानी कभी भी शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर कुछ न कुछ न किसी प्रकार की जो इम्प्योरिटीज होती है पानी के अंदर पाई जाती है। तो उसमें देखते हैं कौन कौन सी आ जाती है। सबसे पहले हमारी आ जाती है इसमें डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। तो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी वो होती है जो हमारी घुली हुई होती है, जो पानी के अंदर घुली हुई हमारी होती है। ठीक है, तो पानी के अंदर जो घुली हुई हमारी इम्प्योरिटीज होती है उसके अंदर आ जाता है, जैसे कि सबसे पहले आ जाएगी हमारी इनऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक हम जिसको बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक के अंदर हमारी गैसेज आ जाएंगी। तो गैस में जैसे H2S है, CO2, NH3 और N2। तो इसमें हमारी आ जाएगी जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी आ जाएगी, और इसमें अमोनिया गैस आ जाएगी, और ये नाइट्रोजन आ जाएगी। तो ये सारी की सारी गैसेज जो है ये हमारे पानी के अंदर जो है मिक्स रहती हैं। और रहता है सॉल्ट, उसके अंदर रहता है साल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, लीड और जो हमारा मैग्नीज है वो। तो इसके अंदर सारी की सारी सोडियम, लोहा, सीसा, मैग्नीज, लवण सब कुछ हमारे जो पानी होता है उसके अंदर ये चीजें हमारी पाई जाती है। और अगर ऑर्गेनिक तरीके से यानी कि जैविक रूप से अगर हम देखें तो इसके अंदर पाया जाता है हमारा एल्बुमिनाइड्स, अमोनिया जो होता है वो भी हमारा ऑर्गेनिक तरीके से पानी के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हो जाती है हमारी जो लंबे टाइम से होती हैं। ठीक है, यानी कि लंबे समय तक जो चिपकी हुई रहती है, वो साथ रहती हैं। तो इसमें हमारी इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाती है पार्टिकल ऑफ सैंड, सैलिसाइड। तो भाई इसमें रेत, मिट्टी, जो गाद के कण होते हैं जो पानी में नीचे भी बैठ जाते हैं, तो ये जो होती है हमारे लंबे समय तक पानी के अंदर ये चीजें हमारी होती है। ठीक है, जैसे कि रेत मिट्टी तो साथ ही जुड़ा ही रहता है पानी के, और उसके कण जो होते हैं सारे के सारे वो भी हमारे पानी के अंदर रहते हैं। और ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो हमारा प्लांट ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो प्लांट ओरिजिन में हम देखेंगे डेड लीव्स। ठीक है, जैसे कि सूखे हुए मृत पत्तियां जो होती हैं हमारे, अलाग या पिट हो जाते हैं, स्लाव और पिट, मतलब की पत्तों से संबंधित जो हमारी चीजें होती है वो भी पानी के अंदर मिक्स होती है, इम्प्योरिटीज के रूप में हमारे पानी के अंदर पाई जाती है। एनिमल ओरिजिन की तरफ से अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, वायरस, ओवासाइटिस और इंसेक्ट हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, विषाणु, और ओवा यानी कि अंडाणु है, फुटी है, कीट है, कीट पतंगे जो होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एनिमल्स ओरिजिन से होते हैं। प्लांट से कौन कौन सी जो शुद्धियां होती है हमारे पानी के अंदर आ जाती है, पशुओं से कौन कौन सी आ जाती है। ठीक है, और ये तो पार्टिकल्स होता ही होता है, जमीन से भी पानी निकले तो सैंड, रेत, मिट्टी, धूल कण, ये तो पानी के अंदर पाई ही जाती है। ये तो जुड़ी हुई होती है, मतलब सस्पेंडेड होती है, जुड़ी हुई होती है पानी के साथ। ठीक है, तो इसमें हमारे डिजोल्व इम्प्योरिटीज आ गए, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वाटर पोल्यूशन के अंदर हमारा आ जाता है कि जो पानी होता है वो किस तरीके से गंदा होता है, पानी जो पोल्यूट कैसे होता है। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न डे इन पोल्यूशन ऑफ वाटर लाई बाय मैन हिमसेल्फ द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एयर। तो भाई जल प्रदूषण जो हमारा होता है ये किस तरीके से होता है। तो भाई हमारा अगर देखा जाए तो यानी कि मॉडर्न डे मतलब कि जो हमारा आधुनिक युग है उसके अंदर जो हमारी समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हमारी पाई जाती हैं, तो ये एक समस्या है स्वयं मनुष्य के द्वारा ही जो पानी जो है वो बहुत ज्यादा जो है गंदा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आधुनिक युग है इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पानी को पोल्यूशन करने का मतलब कि कोई और साधन नहीं है, खुद ही अपने पानी को खुद ही क्या करते हैं, इम्प्योर करने की कोशिश करते हैं। तो स्वयं के द्वारा जो जल स्रोत है वो ही प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सीवेज। तो सीवेज के अंदर क्या जाएगा, सीवेज में आ जाता है दिस इज द सीरियस सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सीवेज कंटेन ऑफ द डिसकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर एंड द पैथोजेनिक एजेंट। तो सीवेज के अंदर क्या जाता है, ये जो पानी होता है प्रदूषण का एक बहुत ही गहरा स्रोत आ जाता है, सीरियस स्रोत होता है, मतलब सीरियस सोर्सेज क्या है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, तो सीवेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कार्बनिक पदार्थ और रोगजनक तत्व जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिसकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेनिक एजेंट जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं पानी के। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पाया जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि जो औद्योगिक अपशिष्ट जो हमारे होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारी फैक्ट्रियां होती हैं या फिर हमारी जो कंपनियां होती है उनके द्वारा जो हमारा वेस्ट इसमें पाया जाता है। तो पोल्यूशन बाय द इंडस्ट्रीज वेस्ट इज ए ग्रोइंग प्रॉब्लम इन मैनी कंट्रीज। तो वही प्रदूषण जो है वो कई देशों में औद्योगिक अपशिष्ट एक बढ़ती हुई समस्या, यानी कि जो हमारा अपशिष्ट निकलता है कंपनियों से और फैक्ट्रियों से, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ती हुई समस्या बन रही है हमारे देशों के अंदर, क्योंकि जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां बढ़ रही है उतना ही वाटर पोल्यूशन जो है वो हमारा बढ़ रहा है। टॉक्सिक एजेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज ऑफ द परमिटेड इंटर वाटर सप्लाई किल नॉट ओनली फिश बट आल्सो हार्म मैन। तो भाई इसमें जो भी जितने भी उद्योग से निकलने वाले हमारे जितने भी विषैले पदार्थ हैं और पानी के जो भी हमारे स्रोत
प्रवेश किए जाते हैं, यानी कि जितने भी जल के हमारे स्रोत हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ये न केवल हमारी मछलियां ही मरती हैं, बल्कि मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं पानी के अंदर अगर चले जाएंगे तो वहां पर जो जीव जंतु है वो तो मर ही जाएंगे, और इंसान अगर पानी को यूज करता है तो उसे भी हानि ही होगी। एग्रीकल्चर के तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी, जो पीने का जो पानी है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है हमारा सोर्सेज मे बी द पोल्यूटेड बाय द फर्टिलाइजर ऑफ द पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी कृषि यानी कि जो हमारे खेती के जो काम किए जाते हैं ना, उसमें जो भी हमारे खाद वगैरह जो डाले जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर जो डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक जो हमारी चीजें होती हैं, वो भी क्या करती हैं, वो भी हमारे जो है उसके उस कीटनाशक के जो हमारे स्रोत होते हैं वो भी हमारे प्रदूषित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो भी हमारे पॉल्यूटेड हो सकते हैं। तो वाटर रिलेटेड हमारी डिजीज कौन कौन सी होती है, यानी कि पानी से संबंधित बीमारियां हमारी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमारा आ जाता है वाटर रिलेटेड डिजीज के अंदर कि भाई जो मैन इज हेल्थ मे बी द अफेक्टेड by the ingestion of the contaminated water into dietary of through food and use of the contaminated water purpose of the personal hygiene and recreation। तो इन्होंने बताया है कि जो दूषित पानी होता है ना, चाहे वो सीधा पिया जाए या फिर फूड के जरिए लिया जाए। ठीक है, या तो पानी को आप डायरेक्ट पीते हैं तब भी, और अगर आप उसको भोजन के जरिए उस गंदे पानी में खाना बनाया जाता है तो उसके जरिए लिया जाए तो उसके माध्यम से भी हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है, वो प्रभावित करते हैं, यानी कि अफेक्टेड बाय द इंडिकेशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर आइदर डायरेक्टली थ्रू फूड, खाने के जरिए लो या फिर डायरेक्ट पानी को पियो, वो हमारे शरीर पर इफेक्ट डालता ही डालता है। बाय द यूज ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर पर्पस ऑफ द पर्सनल हाइजीन एंड रिएक्शन। तो साथ ही हमारा जो हमारी पर्सनल जो स्वच्छता होती है या फिर किसी भी तरीके की जो हम पानी के जो टेस्ट को हम अपना किसी भी तरीके का रिक्रिएशन जो होता है उसमें भी हमारा पानी का जो उपयोग है वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मतलब जो गंदा पानी है या गलत पानी है वो हर तरीके से हमें नुकसान करता है, हर तरीके के इफेक्ट उसके आते हैं हमारे ऊपर। तो द टर्म वाटर रिलेटेड डिजीज इंक्लूड द क्लासिकल वाटर बॉर्न डिजीज। तो भी हमारी जो किसी भी तरीके की पानी से होने वाली जो हमारी बीमारियां होती हैं या पानी से फैलने वाले जो सामान्य रोग होते हैं वो इसके अंदर हमारे शामिल होते हैं। तो इसमें जो डेवलपिंग कंट्री कैरी ए हैवी बर्डन ऑफ द वाटर रिलेटेड डिजीज। तो जो हमारे विकासशील देश है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है कि पानी से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा वहां पर भी पाई जाती हैं। द हैवेस्ट बिंग ऑफ द डायरियल डिजीज। तो सबसे ज्यादा पानी से होने वाली बीमारी हमारी डायरियल यानी कि डायरिया दस्त की जो बीमारी होती है वो होती है। और वाटर रिलेटेड डिजीज में भी द क्लासिफाइड एज फॉलो। और पानी से संबंधित जो हमारी बीमारियां वो हमारी आगे बताई गई है। तो देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हमारी जो पानी की वजह से होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो हम इसमें देखेंगे बायोलॉजिकल वाटर बॉर्न डिजीज। तो भाई बायोलॉजिकल जो हमारी होती है यानी कि जल से होने वाली जितनी भी हमारी जैविक जो हमारी बीमारियां होती हैं पानी से जो संबंधित होती है हमारी, तो इसमें हमारे दिए गए हैं कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, तो हमारे जो इन्फेक्शन करने वाले जो एजेंट होते हैं तो उनकी प्रेजेंस जो है वो कारण बनती है, जैसे कि अब इसमें आ जाता है हमारा वायरल। ठीक है, तो वायरल में जितने भी हमारे इन्होंने बताया कि संक्रामक जो हमारे कारण रहते हैं यानी कि इन्फेक्शन से संबंधित जो हमारे कारण रहते हैं पानी से बीमारियां फैलती हैं, तो इसमें वायरल सबसे जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस या फिर हमारे रोटा वायरस डायरिया इनफैक्ट के अंदर जो हमारा हो जाता है एडनोवायरस हो जाता है या फिर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस हो जाता है। तो ये हमारी सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये सारी हमारी वायरल होती है यानी कि पानी से संबंधित ये हमारी रहती है। बैक्टीरिया से संबंधित हमारी जैसे कि टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, पैराटाइफाइड फीवर हमारा हो जाएगा, बासलेरी हो जाएगा, डिसाइनेटरी हो जाएगा, इच कोली डायरिया, कोलेरिया, ई कोलाई, ठीक है, और हमारा इंट्रो हेमरेजिक जो हमारा कैम्पलोबैक्टर जो होता है, तो ये हमारा गैस्ट्रोइंटोराइट्स जो हमारा होता है, डेजनी होता है जो, ठीक है, प्रोटोजोल्स जो हमारी रहती है इसके अंदर। तो ये जो सारी की सारी बीमारियां ये पानी के अंदर पाए जाते हैं हमारे वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोल चीजें, और इन्हीं की वजह से फिर हमारी जो बीमारियां होती हैं वो हमारी फैलती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी बैक्टीरिया की वजह से भी, और जो प्रोटोजोल हमारी जो बीमारियां इसमें आ जाती है जैसे कि अमीबियासिस हमारी इसके अंदर हो जाती है, या फिर जियार्डियासिस हो जाती है इसमें, और हेलेमेटिक से जैसे कि कृमिनाशक यानी कि कीटाणुओं को मारने की जो दवाइयां डाली जाती है तो वो भी हमारे एक तरीके से, जैसे कि राउंड वॉर्म है या फिर थ्रेड वॉर्म्स है, सारी की सारी ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो गोल टाइप के जो हमारे कीड़े होते हैं या फिर धागा टाइप के हमारे कीड़े होते हैं। हाइड्राइटिस रोग हमारे हो जाते हैं, हाइड्राइटिस डिजीज जो हमारी होती है सारी की सारी हमारी पानी से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। ठीक है, लेप्टोस्पिरिल्स हमारी आ जाती है, लेप्टोस्पाइल के अंदर वेल रोग हमारे पाए जाते हैं सारे के सारे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्वाटिक होस्ट। तो भी जल के अंदर जो हमारा मेजबान जो होता है, जो हमारी बीमारी को फैलाने वाला है, इधर उधर करने की का जो होता है हमारा, तो जलीय मेजबान हम जिसको बोल देते हैं, तो उसके कारण क्या क्या होता है, स्नील हो जाता है, स्नील जैसे कि संख्याकृति का जो हमारा पानी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो स्नील के अंदर हमारा सिस्टोसिमियासिस हमारा इसके अंदर हो जाता है, साइक्लॉप्स हो जाता है, साइक्लॉप्स में हमारा क्या आ जाएगा, गिनी वर्म आ जाएगा, और मछली टेस्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी सारी की सारी है ये हमारे पानी के अंदर पाई जाने वाली कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या पशु होते हैं उनके अंदर भी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं जिस पानी के अंदर ज्यादा इम्प्योरिटीज पाई जाती है उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है केमिकल। तो केमिकल्स में हमारा क्या आ जाता है, रासायनिक। ठीक है, तो केमिकल से क्या होता है कि केमिकल पोल्यूटेंट ऑफ द
diverse nature derived from the industries and the agriculture waste। तो भाई हमारा खेती बाड़ी से या फिर हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट होता है वो क्या करता है, वो सारा का सारा हमारा जो पानी होता है किसी भी तरीके का हमारा जो जल के जो स्रोत होते हैं उनमें मिक्स हो जाता है, वो फिर पानी को क्या कर देता है, दूषित या प्रदूषित कर देता है। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज फाइंडिंग देयर वे इनटू द पब्लिक वाटर सप्लाई। तो इसमें जल के जो स्रोत होते हैं उन्हें तेजी से प्रवेश तो करेगा ही करेगा, तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, द पॉल्यूएंट इंक्लूड द डिटर्जेंट सोलवेंट। ठीक है, प्लांट हैवी मेटल्स मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, नाइट्रोजन से सब्सटेंसेस हमारे हो जाते हैं, ब्लीचिंग एजेंट हो जाते हैं, डाई पिगमेंट्स हमारे हो जाते हैं, सल्फाइड अमोनिया हो जाता है, टॉक्सिक एंड बायो slide organic compounds of great variety chemical pollutant may affect man health not only directly but also indirectly by the accumulated in the aquatic use as human food। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो या फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज एरिया हो, तो वहां से निकलने वाले जो हमारे वेस्ट होते हैं तो इनके बहुत सारी तरीके की वो चीजें इसमें पाई जाती हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम डिटर्जेंट यानी कि जो सर्फ वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है चीजों को क्लीन करने के लिए। ठीक है, साइनाइड भारी धातुएं जो हमारी होती हैं, कुछ खनिज और कार्बनिक अम्ल जो हो जाते हैं हमारे। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे नाइट्रोजन युक्त जो हमारे पदार्थ होते हैं, और कुछ मिनरल्स, कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंसेस हो जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड हमारे होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट यानी कि ब्लीचिंग करने के जो हमारा पाउडर टाइप जो चीजें होती हैं, डाई की जो चीजें होती हैं, किसी भी चीज को कलर करने वाली जो हमारी चीजें होती हैं, सल्फाइड हो जाता है, और इसमें सल्फाइड बायो अमोनिया। तो इतने सारे जो है कई प्रकार के जो विषैले और जो जैवनाशक हम जिनको बोलते हैं कार्बनिक जो कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं उनकी इतनी सारी वैरायटी जो है उन चीजों के अंदर पाई जाती है। और केमिकल पोलवेंट जो है वो इफेक्ट करते हैं इंसान की हेल्थ पे सीधा। ठीक है, तो मनुष्य की हेल्थ पर सीधा अफेक्ट करते हैं, नॉट ओनली डायरेक्टली। तो इसमें सिर्फ वो डायरेक्टली वो पानी जो होता है, जो गंदा पानी जो होता है वो डायरेक्ट ही जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि इसमें जमा होने पर जो इंसान जो होते हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित होते हैं, और जो उपयोग करते हैं मानव जीवन के में या फिर जानवरों के रूप में या फिर किसी भी तरीके से उस पानी का अलग तरीके से भी अगर उपयोग किया जाता है तो भी वो नुकसान पहुंचाती है। यानी कि इतने सारे जब विषैली चीजें अगर किसी पानी के अंदर है तो उसको किसी भी तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रूप से भी और इनडायरेक्ट रूप से भी। ठीक है, अगर वो इतना गंदा पानी है और उसके अंदर इतनी सारी विषैली चीजें हैं और उनके अंदर मछली पालन वगैरह अगर है, तो अगर वो फूड के रूप में अगर आप उस मछली को भी खाते हैं तो भी आपके अंदर वो इम्प्योरिटीज जाएंगी ही जाएंगी। तो वो क्या हुआ, वो सारी की सारी विषैली चीज है वो उस मछली के जरिए से तो मछली बचेगी ही नहीं वहां पर, अगर वो भी गई तो वो फूड के जरिए आपके अंदर बीमारी देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो और भी हमारी बीमारियां हैं जो कि पानी से संबंधित होती हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम कौन कौन सी समस्याएं हमारी जो पानी से संबंधित होती है। सबसे पहले मैंने बताया डेंटल हेल्थ, तो भी दांतों से संबंधित या दांतों का स्वास्थ्य बीमारी पानी से संबंधित बीमारी है। द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोराइड एट अबाउट ऑफ 1 mg लीटर ड्रिंकिंग वाटर नाउ द प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेंटल क्राइसिस बट हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड कोल्ड, जैसे कि हमारी मोटलिंग होती है ऑफ द डेंटल ऑफ द इनेमल। तो उन्होंने बताया कि पीने का जो पानी होता है ना उसमें 1 मिलीग्राम जो होता है वो लीटर जो फ्लोराइड की जो उपस्थिति होती है वो हमारे दांत को मतलब कि किससे बचाव करती है, हमारे दांतों में हानि होने से बचाव करती है। यानी कि जो हमारी लगभग 1 मिलीग्राम यानी कि 1 लीटर फ्लोराइड की उपस्थिति दंत में हानि होने के लिए बचाव करती है। लेकिन जो फ्लोराइड का जो अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो दांत में इनेमल और धब्बे पैदा करने स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अगर पानी के अंदर 1 लीटर में 1 mg अगर मात्रा है पीने के पानी में किसकी, फ्लोराइड की, तो है ठीक, तो वो हमारे दांतों को सही स्वस्थ रखने में हमारी हेल्प कर रही है। और उसे अगर ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे दांतों के अंदर इनेमल्स धब्बे या दांतों में पीलापन जैसा करना स्टार्ट कर देती है। तो ये पानी से होने वाली समस्या हमारी होगी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है साइनोसिस इन इन्फेंट। तो इन्फेंट यानी कि जो छोटा शिशु होता है उसके अंदर साइनोसिस की प्रॉब्लम हो जाना। हाई नाइट्रेट कंटेंट ऑफ द वाटर ऑफ एसोसिएट विद द मेथा, जैसे कि मेथामोग्लोबिनिया। ठीक है, तो ये जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है यानी कि मेथामोग्लोबिनिया जो हमारा हो जाता है, दिस इज द रेयर ऑफ occurs but may occur when the surface water from the farmland treated with the fertilizer gain access to the water supply। तो भाई इसके अंदर हमारी कौन सी हो जाती हैं चीजें, इसके अंदर हमारी हो जाएंगी इन्फेंट के अंदर जो हमारा साइनोसिस होता है, पानी में नाइट्रेट की जो मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, नाइट्रेट सब्सटेंस जो होता है अगर वो कंटेंट पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मेथाहीमोग्लोबिनिया से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है। और ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, मतलब कि किसी किसी में होती है। ठीक है, रेयर कंडीशन होगी लेकिन तब वो हो सकती है जब हमारी जो कि सारे के सारे जैसे कि इसमें फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, खाद होते हैं ना जो हमारे डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर पौधों के अंदर भी डाले जाते हैं। तो जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं उनकी मतलब की जो भूमि होती है जो खेती करते हैं तो वो फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उसकी पे जो हमारा पानी होता है तो उसको पानी की आपूर्ति मिल जाती है। तो मतलब कहने का ये कि फर्टिलाइजर जो कृषि का काम करते टाइम जो हमारे फर्टिलाइजर भी जो किसी चीज के अंदर डाले जाते हैं या फिर ज्यादा हमारे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं तो वहां पर उगी सब्जी है या फिर हमारी कोई भी चीजें जो हमारी उगाई जाती है तो वो भी हमारा जो इफेक्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी पर उसके दिखाई देते हैं।
ठीक है। और ये C2 के अंदर साइनोसिस जो होता है वो पानी की नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा में होने की वजह से हमारे रहता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में अगर हम देखें कि हार्डनेस है पानी के अंदर, अपीयरेंस ऑफ हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो हमारे जो हृदय से संबंधित रोग है वो जल के अंदर जो हार्डनेस होती है, कठोरता हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे हृदय से संबंधित जो रोग है उसके विरुद्ध हमारी लाभकारी प्रभाव डालती है। ठीक है। तो हार्डनेस वाला जो हमारा पानी होता है ना, वो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो उसके लिए फायदेमंद बताई जाती है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिजीज को कम करने वाली, समस्या को कम करने वाली प्रॉब्लम मतलब चीजें हैं कि हार्डनेस और वाटर अपीयरेंस हैज द बेनिफिशियल इफेक्ट अगेंस्ट द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये चीजें होंगी तो वो जो हमारी ब्लॉकेज है वो वहां पर नहीं होगी, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में फायदेमंद रहती है। सम डिजीज ऑफ द ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ द इंडिकेट यूज्ड वाटर लाइक ऑफ द सिंगलोसिस। ठीक है। तो सिंगलोसिस है या फिर हमारा ट्रोकोमा है या कंजक्टिवाइटिस है या फिर हमारा एस्क्रियासिस है या हमारी खुजली वगैरह कैरिसिस हम जिसको बोलते हैं, खुजली वगैरह होती है। तो कुछ हमारी बीमारियां जो होती हैं वो पानी की कमी के कारण हमारा ये रोग जो है ये हमारे फैल जाते हैं सारे के सारे। बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो ये सारी चीजें हो सकती है। सूखापन, ड्राइनेस हमारे स्किन में होकर के कैरिसिस जैसी प्रॉब्लम हमारी हो सकती है। कुछ डिजीज जो है वो हमारे रिलेटेड होते हैं किससे, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने बताया है डिजीज कैरिंग इंसेक्ट ब्रीडिंग इन और नियर वाटर लाइक मलेरिया, फाइलेरिया और एब्रोवायसिस। हमारा इसमें हो जाता है एब्रोवायरस जो होता है ये हमारा पानी की वजह से ही होता है। और नेक्स्ट हमारा आनकोरेसिस जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, या फिर इसके अंदर हमारा जो अफ्रीकी आ जाता है, अफ्रीकी के अंदर हमारा ट्रिप्नोसोमियासिस जो हमारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी की सारी कैसे होती है, ये होती है कि पानी जो होता है उसके आसपास मतलब कि उसके आसपास कोई ऐसे रोग फैलाने वाले जो जीव जंतु है जिन्होंने अंडे दे रखे हैं या फिर वहां पर इस तरीके की गंदगी फैला रखी है, तो अगर पानी के आसपास इस तरीके की चीजें, इस तरीके की गंदगी और पानी इस्तेमाल में किया जाएगा खाने पीने किसी भी चीज में, तो हमारी मलेरिया, फाइलेरिया या फिर इस तरीके की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। अब इन्होंने बताया विल पॉल्यूशन सिम्स टू बी एन द inevitable of the consequence of modern industrial technology. The problem now that determines the level of population pollution that the permit economic and the social development without the presenting of hazard to health. तो वही सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अब समस्या क्या है, अब ये है कि जो हमारी आधुनिक जो हमारा औद्योगिक काम जो देखा जाता है, यानी कि अब जो नई नई फैक्ट्रियां या फिर हमारी जो कंपनियां हैं या कुछ भी हमारी लगाई जा रही हैं, तो उनके वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है पोल्यूशन तो हमारा बहुत ज्यादा फैलता ही जा रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए कि भाई हमारी जो आर्थिक स्थिति है, सोशल डेवलपमेंट है वो भी हो जाए और हेल्थ को भी नुकसान ना पहुंचे, प्रेजेंटिंग हैजर्ड टू हेल्थ। तो वही समय हमने देखना क्या है, हमने ये रास्ता निकालना है कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हमारे काम भी सही चले और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बचा रहे। ठीक है। द एविडेंट ऑफ द हेल्थ इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल फॉलोइंग ऑफ द करंटली बीइंग कैरी आउट एज पार्ट ऑफ द WHO एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया प्रोग्राम। तो वही इन्होंने बताया कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा है WHO जो है, उसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है और हमारे जो स्वास्थ्य के लिए जो मेजरमेंट हमारे बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो जो कार्यक्रम के बनाए गए हैं, वो जो प्रोग्राम है हमारे, तो उनके अंतर्गत जो हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषण करने वाले या स्वास्थ्य को प्रभावित करने का जो है अच्छे तरीके से उनका जो क्राइटेरिया है वो सारा का सारा एनवायरमेंट हेल्थ का वो क्या करना है, वो अच्छे से उसका एवोल्यूशन करना है। ठीक है। तो वो क्यों किया जा रहा है, ये जो हमारे जो हेल्थ क्राइटेरिया प्रोग्राम है WHO के द्वारा एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, या फिर पोल्यूशन करंटली जो हमारे पोल्यूशन के ऊपर जो सारी की सारी चीजों की जो जांच की जा रही है, तो ये हमारे के लिए जरूरी है ताकि इन चीजों का पता लगा करके प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाए और हेल्थ में सुधार किया जाए। तो इसलिए ये हमारे जो प्रोग्राम है, ये जो एवोल्यूशन है, ये के लिए हमारे स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई अब हम बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। तो भाई पानी के अंदर जो हार्डनेस हो जाती है, यानी कि पानी के अंदर वो पाए जाने वाली जो कठोरता होती है उसके बारे में। तो भाई इन्होंने बताया सम वाटर रिडली फ्रॉम द लेदर विद सोप एंड सम विद डिफिकल्टी। तो भाई इन्होंने बताया कुछ साबुन से मतलब कि आसानी से झाग बनाते हैं, मतलब कुछ साबुन ऐसे होते हैं, सम वाटर रिडली फ्रॉम द लेदर विद द सोप, तो कुछ एंड सम ऑफ द डिफिकल्टी, यानी कि कुछ साबुन जो होते हैं वो पानी के अंदर आसानी से झाग बनाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो मुश्किल से बनाते हैं। तो साबुन को जो सर्फ या साबुन जो होते हैं, तो वो एक तो जैसे होते हैं जो कि जल्दी से झाग बना देते हैं, एक होता है कि जो झाग बनाते ही नहीं है। तो हार्ड वाटर इज डिफाइंड एज वन विच विल नॉट रेडली फॉर्म लेदर विद सोप। तो इसमें जो कठोर जल जो होता है, कठोर पानी जो हार्डनेस पानी की बोलते हैं, तो उसमें साबुन जो है वो आसानी से झाग नहीं बनाते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है। अगर हम देखें इसको, तो हार्डनेस इज द सोप ऑफ द डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी हार्डनेस जो होती है, कठोरता जो होती है जल की, वो साबुन को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यानी कि पानी के अंदर इतनी कठोरता, इतनी हार्डनेस है कि साबुन के अंदर जो सब्सटेंसेस है, जो पावर है, उसको भी क्या करती है, उसको भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। ठीक है। तो हार्डनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो ये दो टाइप में हमारी बताई गई है, कौन कौन सी होती है, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है हमारी परमानेंट। तो इसमें जो हम एक होती है टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है। एक हमारी कुछ समय के लिए होती है और एक हमेशा के लिए पानी के अंदर हार्डनेस पाई ही जाती है। तो इसमें पहले तो सब कारण जानेंगे कि जो हार्डनेस होती है इसका कारण क्या होता है, क्यों हमारा पानी इतना हार्ड, इतना कठोर होता है कि साबुन का जो काम होता है, साबुन के अंदर जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं वो भी उसके आगे फीके रह जाते हैं। ठीक है। वो भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या पाया जाता है इनके अंदर, तो कोज ऑफ हार्डनेस में हम जानेंगे
कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल सॉल्ट हैज इन सॉल्यूशन। तो पानी के अंदर जो हार्डनेस है उसमें मौजूद कुछ हमारे ऐसे मिनरल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल सॉल्ट हमारे ऐसे पाए जाते हैं, उनके कारण ये हमारी हार्डनेस जो ये होती है, ठीक है। तो पानी की जो कठोरता होती है उसमें हमारे क्या पाए जाएंगे, मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं, और मिनरल सॉल्ट के कारण ही ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर बाइकार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये हमारे मिनरल सॉल्ट होते हैं जो कि हार्डनेस पैदा करते हैं पानी के अंदर। दूसरा हमारा आ जाता है इसमें सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर रहते हैं। साल्ट इज आयरन, जिंक एंड द सिलिका, ठीक है। तो सिलिका भी आ जाएगा, ये हमारे ओकेजनली होते हैं, तो कभी कभी लोहा, जस्ता या फिर हमारा जो सिलिका होता है, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ओकेजनली हमारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। ज्यादा मात्रा जब इनकी हो जाती है तो ये हार्डनेस पैदा कर देते हैं पानी के अंदर। तो अभी हम इसमें देखेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर हमारे इसमें दिया गया है कि टेम्परेरी हार्डनेस इज डिफाइंड एज दैट हार्डनेस इज वाटर विच द रिमूव्ड बाय द बॉइलिंग, ठीक है। तो वही इसमें जो टेम्परेरी का मतलब हो जाता है अस्थायी रूप से, यानी कि थोड़ा टाइम के लिए जो रहती है, तो अस्थायी जो हमारी कठोरता होती है तो उसको हम क्या टेम्परेरी बोल देते हैं। और जो पानी को जैसे हम उबाल दें, अगर पानी को गर्म कर दें तो उससे वो दूर भी हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेरी जो हमारी क्या होती है, हार्डनेस जो होती है, पानी को गर्म उबाल देते हैं तो वो दूर हो जाती है। और टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जो हमारी टेम्परेरी जो होती है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है पानी के अंदर, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। देयरफॉर टेम्परेरी हार्डनेस इज समटाइम्स कॉल्ड ऑफ द कार्बोनेट हार्डनेस। तो भाई ये जो होती है टेम्परेरी हार्डनेस हमारी बोली जाती है, और कभी कभी किसी टाइम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वाटर जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस की जगह हमारी कार्बोनेट जो हमारी जो हार्डनेस होती है वो भी इसको बोला जा सकता है। बॉइलिंग रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ एक्सप्लेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड द participating of include carbonate of the calcium and magnesium as shown by the following equation। तो नीचे हमारा फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरीके से ये हमारी हार्डनेस जो है वो हमारी कैसी होती है, टेम्परेरी होती है, और ये हमारी सॉल्व हो सकती है। तो इसमें जो है वो बताया गया है कि भाई जो कार्बोनेट हमारी हार्डनेस जो हमारी रहती है, कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है पानी को उबालने के बाद तो हमारी कम हो ही जाती है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं ना, उबालते हैं, तो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे अघुलनशील होते हैं, यानी कि वो घुलेंगे ही नहीं, तो वो हमारे अघुलनशील कार्बोनेट बन जाते हैं, जैसे कि इसमें नीचे दिया गया है हमारा, ठीक है। इन दोनों के पास से जो हमारा प्लस होता है, यानी कि ये जो है ये हमारा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो बैलेंस रहता है तो वो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस बोली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कौन सी होती है, हार्डनेस इज द वाटर व्हिच इज नॉट रिमूव बाय द बॉइलिंग। तो ये जो हार्डनेस होती है पानी को उबालने से भी दूर नहीं होती है, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड। तो जो परमानेंट होती है उसके अंदर सल्फेट पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है, नाइट्रेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जब इतने सारे सब्सटेंसेस उसके अंदर मिक्स होते हैं तो वो हमारी परमानेंट हार्डनेस हो जाती है। पानी जो है बहुत ज्यादा कठोरता जो है पानी में पाई जाती है। अब हार्डनेस जो होती है उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे मापें कि पानी की कठोरता कितनी है। तो इसमें हार्डनेस इज द वाटर ऑफ द एक्सट्रैक्ट एज Mg2 कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ वाटर। वाटर विद हार्डनेस इज लेस देन 100 Mg लीटर इज द रिगार्ड एज सॉफ्ट। ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव द हार्डनेस इज द रेंज ऑफ द 100 and 150 Mg per liter। वाटर विद ए हार्डनेस इज मोर देन 300 Mg लीटर रिगार्ड एज हार्ड। तो भाई इसने बताया है कि पानी की कठोरता अगर हमने मापनी है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कठोरता में एक जो है प्रति लीटर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लेंगे। तो हमारी जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लेंगे मिलीग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो मिलीग्राम्स के रूप में अगर हम उसको लेते हैं तो उसमें हमारा जो है 100 मिलीग्राम हम लेंगे, और लीटर से कम कठोरता वाला जो पानी को हम क्या करेंगे, वो नरम माना जाता है, यानी कि उसके अंदर अगर कम कठोरता मानी जाती है तो इसमें जो पीने का जो पानी होता है उसकी कठोरता जो है वो कितनी पाई जाती है, हमारी 100 से 150 पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो है पीने का पानी जो होता है उसमें कठोरता 100 से 150 से जो है मिलीग्राम प्रति लीटर पाई जाती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जो है ये होनी चाहिए। और 300 मिलीग्राम लीटर से अधिक कठोरता वाले पानी को हम कठोर मानते हैं, ठीक है। तो इसमें पता चल गया कि 100 वाला है ये बिल्कुल नरम होता है, 100 से 150 वाला होता है पीने के पानी के अंदर थोड़ी बहुत जो कठोरता होती है वो पाई जाती है, लेकिन 300 मिलीग्राम वाला जो होता है वो हमारा बहुत ही हार्डनेस इसके अंदर पाया जाता है। तो मेजरमेंट किया जाता है सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, हमारा कैल्शियम जो कार्बोनेट की जो मात्रा होती है वो मिलीग्राम के हिसाब में देखी जाती है कि 100 मिलीग्राम है तो पानी कैसा होगा, 100 से 150 मिलीग्राम बढ़ गया है तो वो थोड़ा सा और कठोर हो गया है, 300 मिलीग्राम बढ़ गया, पर लीटर के हिसाब से देखेंगे। पर 1 लीटर पानी के अंदर 100 मिलीग्राम अगर है तो वो नॉर्मल माना जाएगा, 100 से 150 मिलीग्राम है 1 लीटर पानी के अंदर तो थोड़ा कठोर हो जाएगा, और अगर उसमें 1 लीटर पानी के अंदर अगर 300 है ये हमारा जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये और भी ज्यादा हमारी हार्डनेस यानी पानी की कठोरता मानी जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
हम इसमें देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ हार्डनेस। तो भाई डिसएडवांटेज यानी कि जो हमारी हार्डनेस होती है उसके क्या क्या हानि होती है। तो भाई मतलब कि हमें लाभ जो है वो होता ही नहीं है, इसमें हानि हानि होती है अगर ज्यादा मात्रा में हार्डनेस होती है। तो एक्सेसिव हार्डनेस इन वाटर इज नॉट डिजायरेबल एंड प्रेजेंट सेवरल डिसएडवांटेज एज द कंज्यूमर। डिसएडवांटेज तो इसमें देखेंगे कि पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में जो कठोरता होती है, ठीक है, वो हमारे लिए जो है अच्छी नहीं होती है, और इसमें जो उपभोक्ता होता है यानी कि पानी को यूज करने वाला जो इंसान होता है उसको नुकसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है सबसे पहले वेस्टेज ऑफ सोप। तो इसमें साबुन जो है उसकी बर्बादी होती है क्योंकि साबुन के अंदर जो चीजें होती है वो काम नहीं करती है, वो वेस्ट हो जाता है। तो हार्डनेस कॉज ग्रेट वेस्टेज ऑफ सोप। तो साबुन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में इसमें बर्बाद होता है। ठीक है, ग्रेटर फ्यूल ऑफ द कंजप्शन। तो भाई ईंधन की अधिक खपत लगती है क्योंकि दिस इज बिकॉज हार्ड वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट देन यूज्ड इन रेडिएटर एंड व्हीकल्स। तो भाई ईंधन की खपत क्या होती है कि इसका कारण ये है कि अगर वो वाहनों का रेडिएटर में अगर उसको उपयोग किया जाए तो कठोर जल जो है बहुत ज्यादा मात्रा जो है उसमें उष्मा की लगती है। यानी क्या होता है ये हमारा बैड कंडक्टर होता है, यानी कि हीट को ऑब्जर्व करने का काम ये नहीं करता। अगर व्हीकल के रेडिएटर में अगर ऐसा पानी डाल दिया जाए तो वो जल्दी से हीट को कंडक्ट नहीं करता है, तो ये भी एक नुकसान होता है। तो व्हीकल में भी काम नहीं आता है ये। स्कैनिंग ऑफ बॉयलर। तो भाई इसमें जो हमारे बॉयलर में जो है पपड़ी जम जाती है। ठीक है, व्हेन हार्ड वाटर बॉइल्ड ऑफ द मिनरल सॉल्ट एंड द participated and the coals were run out of the scaling of the curing of a boiler scaling of the boiler may lead of the burnish of the boiler। तो इसमें क्या होता है, ये जो कठोरता होती है पानी को जब उबालते हैं तो उसके जितने भी हमारे मिनरल सॉल्ट होते हैं ना वो हमारे क्या हो जाते हैं, मिनरल सॉल्ट जो है वो सारे के सारे हमारे उसके अंदर जो है चिपक जाते हैं। यानी कि जो जिसमें हम उबाल रहे हैं ना पानी को उसमें पपड़ी सी जमने का कारण बन जाता है, यानी कि सफेद हो जाता है हमारा साइड से। बॉयलर में पपड़ी जो है इतनी बुरी तरीके से बढ़ जाती है और बॉयलर जो है फट सकता है। तो इसमें ये भी एक अवगुण होता है, ये भी एक नुकसान वाली चीजें होती है। कुकिंग में अगर हम इसको देखें सर्टेन आइटम ऑफ फूड सच ऑफ द दाल एंड मीट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ द कुक ऑफ हार्ड वाटर। अगर पानी वही खारा है या फिर पानी इस तरीके का खारा पानी होता है उसी को हम हार्डनेस बोलते हैं वाटर की। तो इस तरीके का पानी जो हमारा रहता है तो इस पानी के अंदर खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, उसमें अगर किसी भी तरीके का दाल वगैरह पका रहे हैं, मांस वगैरह या कोई भी आप खाने में कोई किसी भी तरीके के खाने में अगर आप डाल रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होता है। ठीक है, तो खाना जो है पकने में टाइम भी इतना ज्यादा लगा देगा। तो कठोर पानी जो है बहुत ज्यादा समय लगाता है क्योंकि इसमें वो हीट जो है कंडक्ट कर ही नहीं पाता है, तो वो खाना पकने में भी इतना ज्यादा टाइम लगाएगा। और नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है फैब्रिक। फैब्रिक के लिए कैसे नुकसानदायक होता है ये, तो जो क्लॉथ होते हैं वॉश इन हार्ड वाटर इज नॉट हैव द लॉन्ग लाइफ। तो भाई अगर आप ऐसे हार्ड वाटर के अंदर अगर आप कपड़े धोते हैं तो आपका कपड़ा जो है फैब्रिक जो है धागा जो है वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, कपड़े जो है बहुत जल्दी आपके फट जाएंगे। ठीक है, तो कपड़ों की जो उम्र है वो लंबी नहीं होती है। दूसरा हमारा इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज यानी कि जो कंपनी फैक्ट्रियों में जो यूज किया जाता है तो हार्ड वाटर इज द अनसुटेड इन द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज नीड्स ऑफ वाटर। तो भाई जो हमारे जितने भी उद्योग धंधे हमारे होते हैं या फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं उनके विकास के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और फैक्ट्रियां जो होती हैं उनको काम करने के लिए सॉफ्ट वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो हार्डनेस वाले वाटर की इनको जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा जो है इसकी डिसएडवांटेज है हार्डनेस की, कि पानी के अंदर हार्डनेस है तो वो नुकसान ही पहुंचाएगी, वो फायदेमंद नहीं होती है। तो नेक्स्ट इन्होंने दे रखा रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो हार्डनेस को हम हटाएं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पर सिर्फ हार्डनेस वाला ही पानी होता है, सॉफ्ट वाटर जहाँ पर नहीं मिलता है, पीने का ही मुश्किल से उपलब्ध कराया जाता है, तो वो लोग उस पानी को किस तरीके से यूज करें। तो हार्डनेस इन वाटर कैन बी द रिमूव बाय द मेथड डिस्क्राइब एज बिलो। तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए बहुत मतलब जो विधियां हैं वो अपनाई गई, उनके द्वारा उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जा सकता है ताकि वो यूज में लाया जा सके। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें कौन सी हमारी मेथड। तो इसमें हमारी टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो चीज इसके अंदर दी हुई है। तो टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए हम इस पानी को जो है उबाल देंगे। ठीक है, चूना वगैरह का मिश्रण उसके अंदर कर देंगे, या फिर सोडियम जो हमारा कार्बोनेट होता है वो उसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पैरामेट्रिक प्रोसेस जो हमारा कन्वीनियंट जो प्रोसेस होता है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस उससे कम हो सकती है क्योंकि उसके अंदर जो हार्डनेस भी कम होती है। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है यानी कि थोड़े टाइम के लिए दूर की जाती है। परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए एडिशनल सोडियम जो कार्बोनेट होता है वो आपको यूज करना पड़ेगा। और इसमें जो बेस एक्सचेंज प्रोसेस हमारा होता है उसमें हमारा क्या रहता है, परम्यूटेड जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे इसके अंदर अपनाए जाते हैं, जो लंबे समय तक काम करते हैं और लंबे समय तक हमारा परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं। तो प्रोसेस भी लंबा ही होता है। अब इसमें से जो बिल्कुल आसान से मेथड है वो हमारे से बॉइलिंग है और एडिशन ऑफ लाइन है, चूने को मिक्स करना या फिर पानी को उबाल देना। ठीक है, अब पानी को जो हार्ड पानी होता है उसको उबालना भी इतना ईजी नहीं होता है क्योंकि वो जल्दी से जो है गर्म नहीं होता है, तो उसमें उष्मा भी बहुत ज्यादा लगती है। तो बॉइलिंग रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द एक्सप्लेन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्टिसिपेटिंग ऑफ द इनसुलेबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो वही बात इसमें दोबारा से लिख रखी है कि जो पानी को हम उबालते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाएगी, घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पानी के अंदर जो हमारी जो हार्डनेस होती है उसको कम किया जाता है। और अगर देखा जाए तो एक्सपेंसिव मेथड ऑफ द सॉफ्टनिंग वाटर ऑन द लार्ज स्केल। तो भी बड़े पैमाने पर जो पानी को जो गर्म करने की जो विधियां होती हैं
उनमें जो है पानी को उबालना एक महंगी मेथड के में माना जाता है, यानी कि पानी को उबालना बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर आप पानी को इतने पानी को कितना पानी आप उबाल उबाल के यूज करोगे तो उसमें हमारी उतनी ही उष्मा भी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा महंगे मेथड यानी कि लार्ज स्केल के अंदर ये हमारा आता है। और एडिशन ऑफ लाइन के अंदर हमारा आ जाता है कि भाई ये क्लार्क प्रोसेस हमारा माना जाता है। क्लार्क प्रोसेस के अंदर आ जाता है, दिस इज द मेथड ऑफ द रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस बाय द एडिंग लाइम ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा ये जो मेथड होता है, पानी के अंदर चूना, कैल्शियम या हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है और उसके अंदर जो भी हमारी हार्डनेस होती है उसको दूर करने की एक विधि है। ठीक है, तो ये चीजें मिला देते हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी हार्डनेस जो है वो दूर हो जाएगी। और इसके अंदर जो हमारे इंसुलेबल कैल्शियम कार्बोनेट शो बाय द फॉलोइंग एक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें चूना और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या हो जाता है, उसका अवशोषित यानी कि उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा काम करता है, जैसे कि हमारा आगे जो इसका जो फॉर्मूला है वो इसमें दिया गया है कि किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अवशोषित जो है ये हो जाता है। क्या अवशोषित होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अवशोषित इसमें होता है जैसे कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और जो हमारा जो ना घुलने वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो अपेक्षित इसके अंदर रहता है। ठीक है, तब जाके ये जो प्रोसेस है ये हमारा काम करता है। तो ये हमारे थोड़े से इजी लेवल के माने जाते हैं। बाकी तो फिर जो सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे बहुत ज्यादा हार्ड माने जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हमारे इसके अंदर आ जाता है कि पानी जो होता है उसको प्योर करने के लिए जो हमारे मेथड अपनाए जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज द ग्रेटर इंपोर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ, इट मे बी द कंसीडर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। तो भैया हमारी कम्युनिटी के अंदर पानी को शुद्ध करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हम लेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल। तो इसमें बड़े पैमाने पर पानी का शुद्धिकरण, क्योंकि कम्युनिटी को पानी देने के लिए जो फिल्ट्रेशन बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द स्मॉल स्केल। ठीक है, तो एक हमारा लार्ज स्केल होता है, एक हमारा स्मॉल स्केल होता है। तो इसमें हमारा आ जाता है जैसे स्मॉल, लार्ज में तो हमारी सारी चीजें आ ही जाती है प्यूरिफिकेशन में, स्मॉल में आ जाता है हाउस होल्ड मेथड ऑफ द प्यूरिफिकेशन, यानी कि घर में जो घरेलू चीजों से हमारी विधि अपनाई जाती है और घर में यूज करने योग्य पानी, जो पीने योग्य पानी है, खाने में यूज करने वाला जो पानी है वो उसका हमारा जो है सोल्यूशन हो जाए। डिसइंफेक्शन ऑफ वेल और कुएं वगैरह जो होते हैं उनको कीटाणु शोधन करना। तो ये हमारा आ जाता है स्मॉल स्केल के अंदर और प्यूरिफिकेशन आ जाता है लार्ज स्केल के अंदर। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा लार्ज स्केल है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी जो मेथड है वो आते हैं और स्मॉल स्केल के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन लार्ज स्केल, तो पहले हम लार्ज स्केल का देखेंगे। द पर्पस ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट इन द प्रोड्यूस वाटर इन द सेफ एंड द होलसम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द रॉ water and the desired standard of the water quality from the example groundwater, wells, maybe the treatment of then the disinfection surface water, river और इसमें turbic pollutant या फिर हमारे require extensive treatment। ठीक है, components से typical water purification system। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ मोर देन द फॉलोइंग मेजर, स्टोरेज, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। तो भाई हमारा जो लार्ज स्केल पर पानी का जो शुद्धिकरण किया जाता है उसका जो पानी उद्देश्य क्या होता है, इसमें होता है कि भाई जो प्यूरिफिकेशन का उद्देश्य है कि सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक जल जो है वो प्रदान किया जाए। तो प्यूरिफिकेशन का तो यही मतलब हुआ कि जो पानी जो दिया जाता है वो सुरक्षित हो, सेफ हो। ठीक है, तो वो बनाना कि पानी जो है उसको सुरक्षित सेफ बनाना ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो यूज करने पर। तो मेथड और जो ट्रीटमेंट जो हमारे इसके अंदर बताए गए हैं, इसकी जितनी भी मेथड और ट्रीटमेंट का यानी उपचार की विधि से जो हमारा कच्चा जल होता है, प्राकृतिक जल जो हमारा होता है उसके अंदर जो हमारी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, तो उसकी चीजों पर निर्भर करती है कि किस तरीके की क्वालिटी है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि भूमि से आया हुआ जल है, कुएं से निकाला हुआ हमारा जल है, तो या झरने का जल है, तो उनका कीटाणु शोधन के अलावा और भी कोई उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कि जो कुएं हैं उनके अंदर हम थोड़ा बहुत दवाई डाल दें, उसकी हार्डनेस भी दूर हो जाएगी, उसके अंदर जो कीटनाशक चीजें हैं वो भी उसकी जो है खत्म हो जाती है। तो इसमें डिसइंफेक्शन की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं होती है कुएं के जल के अंदर या झरने के जल के अंदर। ठीक है, लेकिन स्टेज जल होता है, ये हमारे जो ग्राउंडेड वाटर होता है ना, उसमें ग्राउंडेड वाटर के अंदर इतनी उसको जरूरत नहीं होती है ट्रीटमेंट की, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं, दवाई डलवाना या चीजें होना ये जब किया जाता है, पानी जो है दूषित हो जाता है किसी भी प्रकार से। लेकिन जो ग्राउंडेड वाटर होता है उसको इतनी जरूरत नहीं होती है, जबकि हमारा सरफेस वाटर होता है, सरफेस यानी कि तालाब है, ठीक है, यानी कि जो पानी स्टोरेज किया जाता है तालाब पाउच के अंदर, तो यानी कि या फिर नदियां वगैरह है, हमारी रिवर्स वगैरह है, तो वो जो पानी जो दूषित हो जाता है, ठीक है, तो वो जो सही जल होता है उस वो अक्सर मैला और प्रदूषित हो जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जो हमारा जल होता है इसकी जो भी हमारा जो कंपोनेंट्स ऑफ द टिपिकल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो हमारा इसके अंदर रहता है, तो ये हमारा पूर्ण किया जाता है। और इसमें और एक या इससे अधिक उपाय भी शामिल है, यानी कि इस पानी की प्रदूषित होना या पोल्यूएंट जो होता है उसको दूर करने के लिए, यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी की स्टोरेज, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। सबसे पहले पानी को स्टोर करेंगे, पानी को फिल्टर करने की विधि अपनाएंगे और उसको बिल्कुल डिसइंफेक्शन कर देंगे, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन योग्य चीजें नहीं रहेगी। तो ये जो मेथड है हमारा, ये लार्ज स्केल पर हमारा मेथड होता है, बड़े पैमाने पर किया जाने वाला होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल के ऊपर हमारा कौन से मेथड अपनाए जाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल। तो एक छोटे पैमाने पर हम पानी की प्योरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, जैसे कि जो हमारा हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर आ जाता है,
तो हाउस होल्ड यानी कि घर पर ही कैसे हम अपने पानी को थोड़ा सा साफ सुथरा और सॉफ्ट कर सकते हैं, योग्य बना सकते हैं। तो इसमें आ जाता है द मेथड ऑफ इम्प्लॉयड ऑफ द प्यूरिफिकेशन वाटर ऑफ द स्मॉल स्केल सच एज द डोमेस्टिक पर्पज। तो भी हमारी जो घरेलू चीजें होती हैं, तो घरेलू उपयोग के लिए छोटे पैमाने पर हम जल को जो है अच्छी तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से मेथड अपनाएंगे? बॉइलिंग आ जाएगा, तो इजी तरीका है, पानी को उबाल लो, ठीक है, केमिकल्स वगैरह उसके अंदर थोड़े बहुत डालो, रसायन चीजें, और घरेलू फिल्टर जो लगाए जाते हैं, ठीक है, आर वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है, या और भी और तरीके के जो हमारे फिल्टर आते हैं जो बिजली से नहीं चलते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें ये उपयोग करके हम घरेलू चीजों में पानी को यूज करने के लिए थोड़ी सी हार्डनेस उसकी कम कर सकते हैं। तो ये हमारे प्यूरिफिकेशन के स्मॉल स्केल की चीजें होती हैं। लार्ज स्केल होता है बड़े पैमाने पर, स्मॉल स्केल होता है थोड़ी सी हाउस होल्ड की चीजों में यूज करने योग्य पानी को सुलभ बना लेना। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। बाय बाय।